Welcome to Hindi Filmography, your ultimate guide to Hindi cinema. सिनेमा इज डायरेक्टर्स मीडियम। अपने शुरुआती कुछ एपिसोड्स में मैं हिंदी फिल्म के कुछ चुनिंदा डायरेक्टर्स की बात करूंगा और बताऊंगा उनके फिल्मी सफर को। धन्यवाद। आज की कहानी की शुरुआत होती है बेंगलोर शहर से, जहां एक कोंकणी स्पीकिंग सारस्वत कम्युनिटी को बिलोंग करने वाला कपल बैठा है एक एस्ट्रोलॉजर के सामने, और वो महिला का हाथ देख के बोलता है कि अगले ही साल तुम्हारे घर में एक लड़के का जन्म होगा और जो अपने कामों के लिए पूरे विश्व में जाना जाएगा। पुरुष जो एक स्कूल टीचर है, साहित्य जिसके मन में है, अंग्रेजी की कविताएं भी लिखता है। महिला एक हाउसवाइफ है जिसे अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ती है। 9 जुलाई 1925 दिन था, गुरुवार, दोपहर का समय। इस दंपत्ति के घर एक लड़के का जन्म होता है और कहानी आगे बढ़ती है। पिता शिवशंकर की ये दिली तमन्ना थी कि खुद वो एक क्रिएटिव राइटर बने, मगर गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारी, अपने कार्यस्थल में बार बार बदलाव, शहरों में बदलाव के कारण वो ऐसा कर ना सके। वो थोड़े बेरुखे से हो गए थे, चिड़चिड़ापन आ गया था, इस वजह से वो सबसे दूर होते गए। लेकिन ये बच्चा अपनी माँ के आंखों का तारा था। शहरों को बदलते बदलते, अपने कार्यस्थल को बदलते बदलते आखिर में पाडुकोन फैमिली आ पहुंचा द कल्चरल सिटी ऑफ इंडिया, कलकत्ता। यह शहर जहां बच्चे को अपने आने वाले 16 साल बिताने थे। आर्थिक तंगी के कारण घर में एक तनाव का माहौल था। यह बच्चा जो अपने 5 भाई बहनों में सबसे बड़ा था, थोड़ा गुस्सैल व जिद्दी हो गया, आखिर अपने पिताजी पे जो गया था। पिता के होते हुए भी घर के मैनेजमेंट की जिम्मेदारी बच्चे की नानी की थी। यह बच्चा अपने माँ से काफ़ी करीब था। इस बच्चे की माँ और नानी दोनों ने उसके जीवन पर गहरा प्रभाव डाला, खासकर उसकी भावनात्मक और रचनात्मक प्रवृत्ति के विकास में। यह बच्चा नारी की इच्छा शक्ति, नारी मन की गहराई और उसकी पीड़ा को अच्छे से समझने लगा। उसके घर में महिलाओं की भूमिका सिर्फ पारंपरिक नहीं थी, बल्कि सशक्त और शिक्षित भी थी। बच्चा थोड़ा इंट्रोवर्ट था, एकाकी पसंद था, शांत रहता था, अपने सपनों की दुनिया में ही खोया रहता था। हाँ, मगर उसके पास सवालों की फेहरिस्त हमेशा तैयार रहती थी, और जब तक उन सवालों का जवाब वो ढूंढ नहीं लेता, वो शांत नहीं बैठता था। स्कूल में वो एक मेधावी छात्र था और भिन्न भिन्न भाषाओं की किताबें पढ़ना उसका शौक था। हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला एवं कोंकणी भाषा का उसे ज्ञान था। 4 साल की उम्र से ही किताब पढ़ना शुरू कर दिया था उसने। उस बच्चे के घर के पास ही एक मैदान था जहाँ बंगाली यात्रा होती थी। इन यात्राओं ने उसके दिमाग पर काफ़ी गहरा असर डाला। भिन्न प्रकार की कहानियाँ, एपिक्स, फोक टेल्स विद अ स्ट्रॉन्ग सोशल एंड रिलीजियस मैसेज ने जाने अनजाने में उस बच्चे को उसके सपनों की तरफ पहला कदम रखवाया। आखिर भविष्य में उसे भी तो अपनी कहानियाँ दुनिया तक पहुँचानी थी। वो बच्चा इन कैरेक्टर्स को अपने अंदर महसूस करता था और उसे इमिटेट करके अपने छोटे भाई बहनों को इंटरटेन भी करता था। भवानीपुर के घर के दरवाजे के बाहर जब इस बच्चे ने देखा तो उसे नज़र आए कलकत्ता की मशहूर बॉल सिंगर्स। उनकी एक तारा के धुन पर कितने गानों को उसने अपने अंदर महसूस किया। शाम होते ही नानी द्वारा जलाए गए दिए की रोशनी में उस बच्चे की रचनात्मकता खिल उठती थी। भिन्न प्रकार के शैडो फिगर्स बना करके वो अपने भाई बहनों को आश्चर्यचकित कर देता था, मानो उस दिए की इस रोशनी में उसकी रचनात्मकता जल उठी है, पूरी दुनिया को एक नई रोशनी बिखेरने के लिए। कलकत्ता में जब उस बच्चे का परिचय उदय शंकर ड्रामा से होता है तो उस छोटे के मन पे एक अमिट छाप छोड़ते हैं हमारे उदय शंकर जी। इस बात का अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि वो बच्चा अपनी माँ के पास जाता है और कहता है, माँ, एक दिन मुझे इन्हीं जैसा डांसर बनना है। इसी बीच इस बच्चे की ज़िंदगी में एक नए शख्स का पदार्पण होता है जो उसकी ज़िंदगी और आने वाले करियर में एक अहम भूमिका निभाने वाले थे। उस शख्स का नाम था मिस्टर बीबी बेनेगल, जो रिश्ते में उस बच्चे के अंकल लगते थे। बेनेगल साहब ऐसे तो प्रोफेशनल पेंटर थे, साथ ही साथ वो फिल्म पब्लिसिस्ट भी थे। बेनेगल साहब का घर धर्मतला में था और ज्योति सिनेमा के बिल्कुल करीब था। फिल्म पब्लिसिस्ट होने के कारण उनके पास फिल्म के पासेस हमेशा अवेलेबल रहते थे और शुक्रवार के दिन ये पूरा परिवार उनके घर पे आ धमकता था और फिर शुरू होता था ना खत्म होने वाला फिल्मों का सिलसिला। कभी कभी तो ये बच्चा दिन में 3-3 फिल्में देख लेता था।
अलग अलग भाषाएं, अलग अलग कल्चर्स की इन फिल्मों को देखकर उस छोटे से बच्चे के दिमाग पर असर होना शुरू हो गया था। बेनेगल साहब बने उस बच्चे के पहले मेंटोर। उन्होंने उस बच्चे की कला को जाना, उसकी संगीत और डांस के प्रति रुचि को समझा। बेनेगल साहब के घर में एक ग्रामोफोन हुआ करता था। यह बच्चा उस ग्रामोफोन पर एस.डी. बर्मन साहब के बंगाली गानों को लूप पे सुना करता था। उस समय उस बच्चे को कहाँ मालूम था कि इस म्यूजिक डायरेक्टर के साथ मिलकर हिंदी सिनेमा के स्वर्णिम युग का एक पूरा दौर लिखेंगे। कभी कभी यह लड़का बेनेगल साहब की पत्नी से उनका कैमरा लेकर के कलकत्ता जू चला जाता था और वहाँ जानवरों पे अपना क्रिएटिविटी दिखाता था, उनकी तस्वीरें लेता था और सभी को दिखाता था और कहता था एक दिन मैं भी एक फिल्म बनाऊंगा। बेनेगल साहब ने उसके सपनों को एक कदम आगे बढ़ाते हुए उसे बॉश का कैमरा गिफ्ट में दिया, मानो उसके सपनों को एक पंख लग गया। बसंती इस बच्चे को बेनेगल साहब को सुपुर्द करके अपने सपनों की तरफ कदम बढ़ाने लगी। सबसे पहले उसने अपना मैट्रिकुलेशन कंप्लीट किया, फिर डिप्लोमा इन एजुकेशन करने के बाद टीचिंग लाइन में आ गई। उसकी इस उपलब्धि को सारस्वत समाज ने सम्मानित किया और उपहार स्वरूप उसे एक फाउंटेन पेन दिया। जब वो फाउंटेन पेन लेकर घर आई तो घर पे एक हंगामा मचा हुआ था। शिव शंकर को ये बात पसंद नहीं आई कि उसे कोई इनविटेशन नहीं मिला। गुस्से में उसने उस फाउंटेन पेन को खिड़की के बाहर फेंक दिया। शिव शंकर और बसंती में काफ़ी लड़ाई हुई और ये छोटा बच्चा अपने पिता से भिड़ पड़ा अपने माँ के लिए। परिवार की आर्थिक परेशानियों के कारण इस बच्चे को 16 साल की उम्र में नौकरी करनी पड़ी। बड़े भाई होने की जिम्मेदारी जो निभानी थी। उसे एक टेलीफोन ऑपरेटर की नौकरी मिल तो गई, लेकिन वहाँ पर वही रेस्टलेसनेस, वही इंडिसिसिवनेस जो उसके पिताजी में थी। आखिर होना क्या था, नौकरी छोड़ दी। फिर क्या था, दूसरी नौकरी। हिंदुस्तान लीवर कलकत्ता में उसे ज्वाइनिंग मिल गई। 30 रुपये प्रति माह की सैलरी पर उसने ज्वाइन भी कर लिया और कहानी आगे बढ़ी। पर जिसका जन्म कहानी दिखाने और सुनाने के लिए हुआ है, उसे कहाँ ये 9 से 5 की नौकरी में मन लगना था। इस जाल से निकालने का काम किया बेनेगल साहब की एक पेंटिंग ने, जिसका नाम था द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। इसमें एक आदमी अपने बदन पे सांप को लपेटे हुए है। इस पेंटिंग को देखते ही उस बच्चे को उस पेंटिंग में अपनी प्रतिबिंब नजर आई। उसे एक जकड़न महसूस हुई, आज़ाद होने का ख्याल आया। पर कैसे? इसका माध्यम बना कला। डांस टू इंस्पायर, डांस टू फ्रीडम, लाइफ इज अबाउट एक्सपीरियंसेस, सो डांस एंड लेट योरसेल्फ बिकम फ्री। और फिर क्या था, शुरू हुआ एक नया अध्याय इस बच्चे के जीवन में। बच्चे ने सर पर कफन बांधकर, नहीं, सर पर रेड शॉल बांधकर बन गया वो एक स्नेक चार्मर और बिना किसी धुन के नृत्य में डूब गया। मदमस्त होकर वो नाच रहा था और उसके इस थिरकन को बेनेगल साहब ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। वो बच्चा उस वीडियो को बार बार देखता था और धीरे धीरे उसका विश्वास और बढ़ता गया कि यही उसकी मंजिल है। परिणाम स्वरूप एक दिन वो खड़ा था एक ऑडिशन रूम में। सामने थे एक महान कलाकार जो उस बच्चे का नृत्य देख रहे थे। उस बच्चे के नृत्य से ज़्यादा उसके चेहरे पर एक तेज था, एक आत्मविश्वास था, जिसने उस महान कलाकार को भी मंत्रमुग्ध कर दिया, जिसने उपहार स्वरूप उसे अपने अल्मोड़ा स्थित डांस इंस्टीट्यूट में आने का न्योता दिया। पता है वो महान डांसर कौन थे? वो महान कलाकार थे इंडिया के ग्रेट डांसर श्री उदय शंकर जी। और वो बच्चा कोई और नहीं, द ग्रेट डायरेक्टर, द ग्रेट फिल्म मेकर, द फाइनेस्ट एक्टर श्री वसंत कुमार शिव शंकर पादुकोण, जिसे हम लोग गुरुदत्त जी के नाम से भी जानते हैं। और इनकी जिंदगी अब एक नए मुकाम पे जाने को तैयार थी। उदय शंकर डांस एकेडमी अल्मोड़ा से न्योता तो आ गया था, पर परिवार के पास फीस देने के पैसे नहीं थे। तब फिर से आए हमारे बेनेगल साहब, जिन्होंने अपने फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंड एस.आर. हेमत की मदद से बच्चे को 75 रुपये की स्कॉलरशिप का अरेंजमेंट कराया और अल्मोड़ा जाने की जर्नी को मुहर लगाई। जब एक रचनात्मक मन अपनी परिवार की आर्थिक संघर्षों के कारण अपने भविष्य को लेकर चिंतित होता है, दुविधा में होता है, उसे अचानक अपने सामने का रास्ता बिल्कुल साफ दिखने लगता है तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। गुरुदत्त की आंखों में भी आंसू थे। तभी बेनेगल साहब की आवाज़ उसकी कानों में गूंजी, कंबल जरूर ले लेना, अल्मोड़ा में काफ़ी ठंड होती है।
पर गुरुदत्त का मन तो उनके स्नेह की गर्माहट महसूस कर रहा था और खुशी से फूला नहीं समा रहा था। कलकत्ता को विदा करने का समय आ गया था। उदय शंकर इंडिया कल्चर सेंटर अल्मोड़ा। गुरुदत्त ने यहाँ शास्त्रीय नृत्य की बुनियादी समझ हासिल की। यहाँ की वादियाँ, पहाड़ों की शांति और एक आध्यात्मिक माहौल ने गुरुदत्त के मन को बिल्कुल गहराई तक छुआ। ये वही समय था जब उनके भीतर का कलाकार परिपक्व हो रहा था। ये उनके भावनात्मक आध्यात्मिक जागरण का आधार बना। उदय शंकर केवल नृत्य नहीं सिखाते थे, बल्कि लाइट एंड शैडो माध्यम से, दृश्य माध्यम से कैसे अपनी भावनाओं को व्यक्त करना है वो ये भी बताते थे। गुरुदत्त ने अल्मोड़ा में थिएटर और मंच पर लाइटिंग डिज़ाइन के कई प्रयोग देखे और उसमें भाग लिया। प्रकाश केवल रोशनी नहीं है, एक चरित्र होता है। शैडो से रहस्य, पेन और अंतर्मन की व्यथा को दिखाया जा सकता है। ये प्रयोग बाद में गुरुदत्त के विजुअल एस्थेटिक्स की पहचान बन गए। इस सेंटर पे स्टूडेंट को डांस के अलावा योगा क्लासेस, लिटरेचर एंड साइकोलॉजी भी पढ़ाई जाती थी। सभी को अपना डांस थीम खुद बनानी होती थी, अपने ड्रेस डिज़ाइन और स्टिच भी करने होते थे। सेंटर का फोकस एक ऑलराउंड आर्टिस्ट बनाने का होता था। 1942 वर्ल्ड वार II के समय कलकत्ता में बमबारी की संभावना से घबरा करके वसंती अपने बच्चों को लेकर कर्नाटका वापस चली जाती है। शिवशंकर की कंपनी भी बॉम्बे शिफ्ट हो जाती है। बॉम्बे पहुंचकर शिवशंकर माटुंगा एरिया में किराए का फ्लैट लेते हैं और कुछ दिनों के बाद वसंती अपने बच्चों समेत वापस बॉम्बे आ जाती है। मानो बॉम्बे गुरुदत्त को बुलाने के लिए कोई साजिश रच रहा हो। उस साल के अंत में उदय शंकर का पूरा ग्रुप बॉम्बे आया हुआ है। गुरुदत्त भी उसमें शामिल है और एक्सेलसियस थिएटर में उनका एक परफॉर्मेंस होने वाला है, जिसकी पास सारे फैमिली मेम्बर्स को बांटी जा चुकी है। और जब गुरुदत्त का परफॉर्मेंस होता है, सारे परिवारजन उनको इस रूप में पहली बार देखकर आनंदित हो जाते हैं। सभी गुरुदत्त के लिए काफ़ी खुश थे। वर्ल्ड वार के समय जो उदय शंकर डांस एकेडमी ग्रुप को फॉरेन से फंड्स आते थे, वो भी आने बंद हो गए। धीरे धीरे वो एकेडमी भी बंद हो गई। गुरुदत्त को वापस बॉम्बे आना ही पड़ा। माँ वसंती काफ़ी चिंतित थी, अपने बेटे के करियर को लेके परेशान थी कि मेरे बेटे का आगे क्या होगा। पर गुरुदत्त ने अल्मोड़ा में अपने बिताए वक्त में ज़िंदगी जीने की सही कला सीख ली थी। मन एक नई छलांग लगाने को तैयार था, बस एक राह, एक दिशा मिलने की देर थी। फिर क्या था? आए मिस्टर बेनेगल, द सेवियर, और उन्होंने गुरुदत्त को पुणे की राह पकड़ा दी। वहाँ उन्होंने गुरुदत्त को मिलवाया बाबू राव पै से, जो प्रभात फिल्म कंपनी के पार्टनर थे। गुरुदत्त को डांस डायरेक्टर की जॉब मिल गई। सैलरी थी 30 रुपये प्रति माह, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट भी था और कहानी आगे बढ़ी। आगे की कहानी मैं सुनाऊंगा अपने अगले एपिसोड। नेक्स्ट एपिसोड में आप जानेंगे गुरुदत्त का पुणे का सफ़र। पुणे में गुरुदत्त को कौन मिला, वो शख्स जिसने आगे चल कर के गुरुदत्त की तकदीर ही बदल दी। गुरुदत्त एक डांस डायरेक्टर से फिल्म डायरेक्टर कैसे बने, बाजी फिल्म उन्हें कैसे मिली, गुरुदत्त ने अपनी ए टीम कैसे तैयार की, गीता दत्त गुरुदत्त से पहली बार कहाँ मिली थी, गीता दत्त गुरुदत्त की प्रेम के किस्से, कहानियाँ, ऐसी कई बातें जो मैं बताऊंगा अपने अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अलविदा।